ये लेक्चर हमारा फोर्स सिस्टम के बारे में है और हम अपने आप को महदूद 2 डायमेंशन तक रखेंगे, यानी कि हम प्लेनर फोर्सेस की बात करेंगे, यानी कि वो फोर्सेस जो कि एक प्लेन पर होती हैं। अपनी आसानी के लिए हम उनको एक्स वाई प्लेन का नाम देंगे। जब हम फोर्स सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ बात फोर्स तक नहीं महदूद होती, बल्कि फोर्स और मोमेंट दोनों होती हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ फोर्स की बात करेंगे और मोमेंट की बातें हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फोर्स की तारीफ़ या फोर्स की डेफिनेशन से करेंगे। तो एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर जो एक्शन होता है उसको फोर्स कहते हैं। फोर्स जो है वो बॉडी को मूव करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स खुद होती है। तो इसको जिस तरह बाज़ लोग पुश और पुल के मानों में भी देखते हैं, जो तस्वीर आपके सामने है, तो ये आदमी भी इस ऑब्जेक्ट पर एक फ़ोर्स लगा रहा है और ये आदमी भी इस ऑब्जेक्ट पर एक फ़ोर्स लगा रहा है। फोर्स की जो चीज़ें होती हैं वो उसको हम इस तरह देखते हैं कि एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि अमाउंट क्या है फोर्स की। दूसरा फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जैसे कि इस केस में ये डायरेक्शन है फोर्स की। दूसरा ये कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है और इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तमाम रूल्स और प्रोसीजर्स जो कि वेक्टर अलजेब्रा के हैं वो फोर्स पर जो है वो अप्लाई होंगे। और सबसे आखिर में हम बात करना चाहेंगे कि फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है और एक न्यूटन उतनी फोर्स है जो कि 1 केजी मास पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। और ये चीज़ें आई हैं F = ma से, यानी कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है। अब हम टाइप ऑफ फोर्सेस पे बात कर लेते हैं कि फ़ोर्स कितने तरीके की हो सकती है। तो एक तो सरफेस फोर्स है, उसमें कंसंट्रेटेड फोर्स है और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। कंसंट्रेटेड फोर्स ये है जो कि एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, जैसे कि ये आपके सामने जैक पर एक गाड़ी का कुछ पार्ट जो है वो रखा हुआ है, तो जो गाड़ी का वेट है वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, या जो जैक का रिजल्टेंट है वो भी उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो आप फोर्स को एक एरो से दिखाएंगे जो कि इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की एग्जांपल ये है जैसे कि एक ब्रिज है और उसके जो पूरे स्पैन पर जो है वो वेट और ट्रैफिक का वेट जो है वो लगा हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हो गई और ये कंसंट्रेटेड फोर्स हो गई। लेकिन ये एक्ट जो है वो सरफेस पर कर रही है। बॉडी फोर्स में ग्रेविटी यानी कि वेट और इनर्शिया आता है, और वो ये है कि बॉडी के हर हिस्से पर फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे कि ये वेट है तो ये वेट जो है बॉडी के हर हिस्से पर एक्ट कर रहा है। अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि वेट जो है वो कंसंट्रेटेड फोर्स की सूरत में Cg पर एक्ट कर रहा है। हकीकत में ये है कि ये जो ग्रेविटी है वो हर पॉइंट पर एक्ट कर रही होती है। यही हाल इनर्शिया का भी है। उसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो फोर्स एक्सटर्नली लगी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई फोर्स है या प्रेशर है, और इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये बॉडी है, उसके अंदर इंटरनल फोर्स या स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि ये हम देखें कि ये एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के जो अंदर है, ये जो मटेरियल पर ये स्ट्रेसेस जो हैं ये डेवलप हो गई हैं। स्टैटिक्स में हम इस केस से डील नहीं करेंगे, हम महदूद रहेंगे मेनली सरफेस फोर्सेस पर और किसी हद तक बॉडी फोर्स पर। बॉडी फोर्स में ग्रेविटी की हम बात करेंगे, ग्रेविटी को फिर हम Cg पर कंसंट्रेट करके इसको भी एक कंसंट्रेटेड फोर्स की शक्ल दे लेंगे। जिस तरह हमने कहा कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, तो 2D फोर्स एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक प्लेन में होता है। तो वो प्लेन हम कहेंगे कि लेट्स से कि वो XY प्लेन है, और XY प्लेन में हमारा वेक्टर जो है फोर्स जो है वो लेट्स से कि A है। तो एक को हम शो करेंगे एक एरो की मदद से। एरो की जो लंबाई होगी
वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा या स्केल्ड मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो 50 न्यूटन की है। उसके अलावा जो एरो की जो डायरेक्शन होगी एक्स वाई प्लेन में वो डायरेक्शन होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। इस फोर्स को हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस से ये एंगल फोर्स का थीटा है, तो एक उसका कंपोनेंट ये होगा जो कि हम एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे, दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो कि हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे। तो जो एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू इस तरह कैलकुलेट होगी कि ए एक्स जो है वो ए कॉस थीटा के बराबर है। ए हमें पता है, थीटा हमें पता है, तो हम ए एक्स पता कर सकते हैं। इसी तरह हम ए वाई भी पता कर सकते हैं। ए वाई जो है वो ए साइन थीटा होगा। हमें मालूम है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हैं वो आई और जे कहलाते हैं। तो ये जो इनके जो कंपोनेंट हैं जो कि ख़ुद भी एक वेक्टर होते हैं, तो ये वेक्टर जो है वो ए एक्स आई वेक्टर कहलाएगा, जहाँ ए एक्स जो है उसका मैग्नीट्यूड है और आई जो है वो यूनिट वेक्टर है। इसी तरह ये ए वाई जे कहलाएगा। और जो हमारा वेक्टर ए है उसको अगर हम वेक्टर के तरीके से लिखना चाहें तो हम उसे लिखेंगे कि वेक्टर ए जो है वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कहलाएगा। यानी कि अगर हम वेक्टर ए एक्स आई और ए वाई जे को जमा करें तो हमें वेक्टर ए मिल जाएगा। तो हम अपने कंपोनेंट से में भी वेक्टर लिख सकते हैं या उल्टा करके कि वेक्टर से हम उसके कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। फोर्स जो है वो एक स्लाइडिंग वेक्टर है, यानी कि इसको आप लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का है उसमें आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये एक फ्री वेक्टर नहीं है कि ये वाले फोर्स को चाहे तो यहाँ शो कर दें चाहे तो यहाँ शो कर दें। ये अपनी लाइन ऑफ एक्शन में ही किसी जगह पे ले जाया जा सकता है और कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। दो फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के लिए हम वेक्टर एडिशन का कोई भी मेथड, फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एडिशन होती है वेक्टरों की तो वो एक और वेक्टर ही हमें देती है और उसका नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो जिस तरह हमने कहा अगर हम वेक्टर F1 और F2 को ऐड करें तो मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि आप दोनों वेक्टरों को स्लाइड करके उनके कॉमन पॉइंट पे ले आइए। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो F2 के पैरेलल हो, वो ये लाइन हो गई, और उसको आप टच कीजिए F1 के हेड से। इसी तरह एक और लाइन ड्रॉ कीजिए जो F1 के पैरेलल हो मगर वो टच कर रही हो F2 के हेड को। तो वो जो पॉइंट कॉमन आएगा तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए और वहाँ पर आप एक एरो बना के वेक्टर R को शो कर सकते हैं। तो ये वेक्टर एडिशन का वो तरीका है जिसको मेथड ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं। अब चूंकि ये आपने ये वेक्टर F1 और F2 वगैरह बड़े प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किए हैं 2D स्केल, तो आपको R की अमाउंट भी पता चल जाएगी और R की जो है एक्स एक्सिस से उसका एंगल भी पता चल जाएगा, जो कि हमें दो चीज़ें जब पता हो यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हमारे वेक्टर की तमाम बातें हमें पता चल जाती हैं। एक और काम भी किया जाता है, वो ये किया जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वेक्टर F1 ड्रॉ किया और फिर वेक्टर F1 के हेड से वेक्टर F2 इस तरह ड्रॉ किया कि वेक्टर F2 का जो टेल है वो वेक्टर F1 के हेड को टच कर रहा हो। तो अब जब ये जहाँ पर वेक्टर F2 एंड होता है यानी कि जहाँ पर इसका हेड है, तो वेक्टर F1 के टेल से वेक्टर F2 का हेड ड्रॉ किया तो भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो उसी पॉइंट पर से एक्ट कर रहा है जो कि इनिशियल हमारा कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी जिसे कह सकते हैं। तो हमें ये भी एक तरीका है ऐड करने का। एक और काम जो बात लोग करते हैं वो ये करते हैं कि F2 को डाउनवर्ड स्लाइड कर लेते हैं यहाँ से। तो इस केस में जब आप ऐड करेंगे इस प्रोसीजर को इख्तियार करते हुए तो रिजल्टेंट जो है वो इस पॉइंट से नहीं गुजर रहा होगा, तो इस तरीके को इस्तेमाल नहीं किया जाता और हम अपने आप को महदूद रखते हैं इस तरीके पर या इस तरीके पर। दो वेक्टर जो ऐड होते हैं और एक रिजल्टेंट वेक्टर हमें देते हैं
तो ये दोनों वेक्टर F1 और F2 जो हैं वो इस R के कंपोनेंट्स भी कहलाए जा सकते हैं, सिवाय इसके कि ये कंपोनेंट्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, बल्कि ये किसी और ओरिएंटेशन पर है। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करने का एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हर वेक्टर के ऐड करें और उससे आप रिजल्टेंट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम कर लें और उन कंपोनेंट की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ भी कर लें और उसकी मैग्नीट्यूड वगैरह भी मालूम कर लें। वो कुछ इस तरह है, अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें कि ये वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है और हम इनको ऐड करना चाहते हैं, तो आप F1 के कंपोनेंट जो हैं वो मालूम कर लें, जो कि यहाँ हमने ड्रॉ भी किए हुए हैं कि ये यहाँ पर ये F1x होगा और ये जो है यहाँ पर F1y होगा। इसी तरह F2 के आप कंपोनेंट्स बना लें, तो ये जो है ये F2x होगा और ये जो है ये F2y होगा और आप इनको ऐड करें तो F2x और F1x को जब आप ऐड करेंगे तो ये एक निस्बतन बड़ा कंपोनेंट वेक्टर आपको मिलेगा, जिसका नाम हम Rx रख देते हैं। इसी तरह हमें कंपोनेंट Ry भी मिल जाएगा और जब आप इनको ड्रॉ करेंगे तो आपको रिजल्टेंट R मिल जाएगा। और अगर कैलकुलेटर पर जो हमें काम करना होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि Rx जो है वो तमाम जो x कंपोनेंट हैं फोर्सेस के उनको ऐड कर लीजिए तो Rx मिल जाएगा। इसी तरह तमाम कंपोनेंट जो हैं वो y डायरेक्शन में उनको ऐड कर लीजिए तो आपको Ry मिल जाएगा। और जब आपको ये कंपोनेंट मिल जाए या इनके नंबर मिल जाएं तो आपको R का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह मिल जाएगा कि Rx² प्लस Ry² को ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट लें तो आपको R का जो है वो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और इसकी डायरेक्शन जो है, जो कि हम इसको नाम थीटा R का दे देते हैं, जो कि पॉजिटिव x से काउंटर क्लॉकवाइज मेजर की जाती है, वो होगा टेंजेंट इनवर्स Ry ओवर Rx। और फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर R जो है वो Rxi, यानी कि इस डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है उसको I से मल्टीप्लाई करेंगे। I जो है वो यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन में, प्लस Ryj, j जो है वो यूनिट वेक्टर है y डायरेक्शन में, तो हमें R वेक्टर मिल जाएगा। फोर्स के बारे में तो हमने बात की, अब हम फोर्स सिस्टम के बारे में बात करते हैं। A set of forces acting on a body is called force system। तो जब भी फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रही होंगी, चाहे वो एक हों या एक से ज़्यादा हों, तो उनको फोर्स सिस्टम कहा जाएगा। फोर्स सिस्टम में या तो हमारा फोर्स सिस्टम 2D होगा कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में हैं, या वो 3D होगा कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक स्पेस में हैं, 3D स्पेस में। तो हम इस वक्त अपनी गुफ्तगू 2D फोर्स सिस्टम तक महदूद रखेंगे। तो जो 2D सिस्टम की क्लासिफिकेशन है, यानी फोर्सेस जो हैं वो किस तरह हो सकती हैं, वो कुछ यूँ हैं कि फोर्सेस या तो कोलिनियर होंगी, जिस तरह यहाँ दिखाया गया है कि ये फोर्सेस F1 और F2 हैं, ये एक ही इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, ये एक ही लाइन पर एक्ट कर रही हैं। या ये यहाँ आप F3 और F4 को देखें, इनका भी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। F1 और F2 चूँकि एक ही डायरेक्शन में है तो इनको लाइक फोर्स सिस्टम कहते हैं। F3 और F4 जो हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इनको अनलाइक फोर्सेस कहा जाएगा। अगला हमारा है कॉन्करेंट। वो ये है कि फोर्सेस तो एक से ज़्यादा मौजूद हैं, मगर इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट पर मरकूज़ है, यानी कि ये कॉन्करेंट है, इस पॉइंट पर ये कॉन्करेंट है। अगर हम इनको स्लाइड करेंगे तो हम इनको स्लाइड करके इनकी जो टेल है लेट से वो एक ही पॉइंट तक ला सकते हैं, तो इनको कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अगला हमारा है जो क्लासिफिकेशन वो है नॉन कंकरेंट, जैसे कि आपके सामने है। ये जो फोर्सेस F1, F2 और F3 हैं, ये एक ही पॉइंट से नहीं गुजर रही, बल्कि ये अलग अलग है, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कॉमन कहीं पे भी नहीं होता, तो ये नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाएंगी। आखिर में हम बात करेंगे पैरेलल फोर्सेस की, जो कि कुछ यूँ है कि F1 और F2 जो है पैरेलल हैं। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो,
मगर ये पैरेलल हैं और इनका डायरेक्शन एक ही है, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। इसी तरह अगर हम F3 और F4 को देखें हैं तो ये पैरेलल ही, मगर F4 की डायरेक्शन और F3 की डायरेक्शन एक दूसरे से उलट है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। अगर हमारे फोर्स सिस्टम में दो ही फोर्सेस हों तो वो फोर्सेस हमेशा कॉन्करेंट होंगी, किसी न किसी पॉइंट पर जाके वो मिल जाएंगी अगर वो पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर तीन या उससे ज़्यादा फोर्सेस हैं तो फिर हम नॉन कंकरेंट फोर्सेस की बात कर सकते हैं। हमारे फोर्स सिस्टम में जो फोर्सेस हैं अगर हम उनको ऐड करना चाहें तो कोलिनियर फोर्सेस को ऐड करना बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने फोर्स F1 और F2 हैं, हम इनको ऐड करना चाहें तो हम सिंपली उनके जो स्केलर वैल्यू है उनको ऐड कर लेंगे। डायरेक्शन तो ज़ाहिर है उनकी वही है जो कि F1 और F2 की है। इसी तरह अगर हम F3 और F4 हैं, हम इनको ऐड करना चाहें तो चूँकि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है तो हम अलजेब्राइकली ऐड करेंगे, यानी कि F3 की जो स्केलर वैल्यू है मैग्नीट्यूड, उसमें से हम F4 का मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन ज़ाहिर है उसकी वही है जो F3 और F4 की है। इसी तरह अगर हम कंकरेंट फोर्सेस को ऐड करना चाहें तो हम मेथड ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हेड टू टो का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। इनके बारे में हम अपनी पिछली स्लाइडों में बात कर चुके हैं, तो इनको ऐड करना हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं है। नॉन पैरेलल फोर्सेस अगर सिर्फ दो हैं तो वो हमेशा कॉन्करेंट होंगी, तो लिहाजा उनको भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉन कंकरेंट फोर्सेस जो हैं वो हमारे सिस्टम में वो दो से ज़्यादा हैं तो उनको ऐड करने का तरीका ये है कि हम उनको दो दो फोर्सेस करके ऐड करते चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास तीन फोर्सेस हैं F1, F2 और F3। ये जो है नॉन कंकरेंट हैं। इनको अगर हम इनका लाइन ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये किसी भी जगह पर मिलता नहीं है। तो इसके लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है कि लेट से पहले आप F2 और F3 को जमा कर लीजिए। क्योंकि ये दो फोर्सेस हैं तो इनका एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तो मौजूद है। तो लेट से हमने इन दोनों फोर्सेस को जमा किया, F2 और F3 को स्लाइड करके उस जगह तक ले आए जहाँ पर इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को क्रॉस करता है और इनको मेथड ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड करके हमने इनका रिजल्टेंट जो है वो R1 निकाल लिया। उसके बाद आप R1 और F1 को ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब ये सिर्फ दो फोर्सेस हैं तो ज़ाहिर है कि इनका एक पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो आप F1 को स्लाइड करके पीछे ले आइए और R1 को भी थोड़ा सा जो एडजस्ट करना है वो कर लीजिए और आप R1 और F1 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको R2 मिल जाएगा, जो कि इन तमाम फोर्सेस की समझें कि एडिशन है या इन तमाम फोर्सेस की जगह को आप रिप्लेस कर सकते हैं फोर्स R2 से। अब आखिर में पैरेलल फोर्सेस रह गई। अपेरेंटली लगता है कि पैरेलल फोर्सेस ना कंकरेंट हैं ना वो कोलिनियर हैं, तो उनको ऐड करना शायद मुश्किल हो, मगर उनके लिए भी एक तरीका होता है, उसमें थोड़ा सा हम प्ले अराउंड करते हैं तो हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम इनमें दो फोर्सेस इनके लेट्स से 90 डिग्री पर ऐड कर देंगे। एक फोर्स जो है F है वो और एक फोर्स -F है। ये दो फोर्सेस, इन दो फोर्सेस का कोलिनियर होना ज़रूरी है। अब चूँकि सिस्टम में हमने एक फोर्स F ऐड की और एक और फोर्स ऐड की जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक्चुअली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो ऐसा ही है जैसे हमने किसी इक्वेशन में कोई एक नंबर ऐड किया और वही नंबर बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन उससे हुआ ये कि हम अब इन दो फोर्सेस को ऐड करके R1 निकाल सकते हैं और ऐड करने का तरीका तो हमें पता ही है। इसी तरह इन दो फोर्सेस को ऐड करके हम R2 निकाल सकते हैं और ज़ाहिर ऐड करने का तरीका हमें पता है कि मेथड ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड कर सकते हैं। अब हमें दो फोर्सेस मिल गई R1 और R2। ये दोनों फोर्सेस ज़ाहिर है कि पैरेलल अब नहीं हैं, तो हम इनको अगर थोड़ा सा स्लाइड करके ले जाएं लाइन ऑफ एक्शन में तो इनका ये एक पॉइंट ऑफ जो कॉमन पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा और हम R1 और R2 को अब मेथड ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड करके
रिजल्टेंट जो है निकाल सकते हैं R। तो ये R जो है वो एक्चुअली F1 और F2 को रिप्लेस कर सकता है। इस लेक्चर में हमने फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में बात की। हमारी गुफ्तगू महदूद थी 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम तक। अगले लेक्चर में हम मोमेंट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।